अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। बहुत से लोगों का ख्याल है कि सिर्फ गखरों ने ही मुग़लों का साथ दिया, यानी हुमायूं को दोबारा तख्त हासिल करने में वो गखरों ने मदद की। लेकिन इसके अलावा एक शख्सियत और भी है जिसने न सिर्फ हुमायूं को दोबारा तख्त हासिल करने में मदद दी, बल्कि उसने मुग़लिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का भी साथ दिया। अपनी फ़ौज रवाना की और बाबर को हिंदुस्तान फ़तह करने के लिए वो तमाम सहूलतें फराहम की जो यहाँ उसे दरकार थी। इसी तरह लाहौर में अगर आप ठोकर न्याज़ बेग से कैनाल रोड पर सफ़र करें, यानी शहर की तरफ जाएं, तो सबसे पहला जो अंडरपास पड़ता है उसका नाम है चाकर आज़म अंडरपास। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये चाकर आज़म कौन था, इसके नाम पर ये अंडरपास क्यों बनाया गया, इसकी शख्सियत क्या थी, कहाँ से ये ताल्लुक़ रखता था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो चाकर आज़म के नाम पर सिर्फ अंडरपास ही नहीं, बल्कि ये बलोच सरदार है जिसने ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और उसके बाद उसके बेटे हुमायूं की भरपूर मदद की। कहा जाता है कि चाकर खान रिंद ने ये मदद अपने मुर्शद गौस बाला पीर के कहने पर की। लेकिन बहरहाल जो भी है, जितना क्रेडिट इसका गखरों को जाता है उतना ही क्रेडिट इसका मीर चाकर खान रिंद को जाता है, जिसे बलोच तारीख़ और हमारी अपनी तारीख़ चाकर आज़म के नाम से जानती है। ओकाड़े के करीब को 12-15-20 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है सतघरा। सतघरा में चाकर आज़म का मकबरा है। बलोचों का सरदार, रिंद कबीले का सरदार, और ये वो शख्सियत जिसकी हर बलोच दिल से इज़्ज़त करता है, लेकिन वो अपनी सरज़मीन के बजाय पंजाब की सरज़मीन में दफन है। और ये एक एज़ाज़ की बात है कि उसका मकबरा सतघरे में मौजूद है। मैं आज आया हूँ सतघरा आपको मीर चाकर आज़म रिंद का मकबरा दिखाने के लिए और उसके बारे में वो हक़ाइक़ बताने के लिए, वो चीज़ें बताने के लिए जो बहुत से लोगों को नहीं पता। व्लॉगिंग हर गुज़रते दिन के साथ साथ मुश्किल होती जा रही है। मैंने एक तवील सफ़र तय किया है जिसमें हालात की सख्तियाँ, मौसमों की शिद्दतें और तवील फासलों का सफ़र भी शामिल है। मैंने अपने नाज़रीन से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्हें ऐसी मालूमात दी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर उनके काम आ सकती हैं। और अब मैं अपने नाज़रीन से ताउन का तलबकार हूँ। मुझे व्लॉगिंग का ये सफ़र जारी रखने के लिए आपकी माली एआनत की ज़रूरत है। मैंने अपने बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए 2 अकाउंट नंबर दिए हैं। एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और एक बैंक अल फलाह का है। और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर और अपना फ़ोन नंबर भी दर्ज किया है। जिस हद तक मुमकिन हो सकता है मुझसे माली ताउन करें ताकि मैं ये सफ़र जारी रख सकूँ। जो मैंने काम शुरू किए है अपने विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाने का और उन्हें मालूमात देने का, मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला के फज़ल करम से, आपकी दुआओं से और आपके ताउन से मैं इस सफ़र को जारी रखना चाहता हूँ। लिहाजा दरख्वास्त करता हूँ कि जिस हद तक मुमकिन हो मेरी मदद करें। इसके अलावा अगर कोई ब्रांड की तशहीर है, कोई स्पॉन्सरशिप है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे बाद नाज़रीन ने तबसरों में लिखा है कि जी मैं चंदा मांगने लग गया हूँ या मैं भिखारी बन गया हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये उस सफ़र के अखराजात हैं जो मैं किसी न किसी तौर पर पूरे करना चाहता हूँ। जो लोग इस तरह के तबसरे करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मुझे कुछ ना दें, सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दें। मेरे लिए दुआएँ ही काफ़ी हैं और मुझे यकीन है कि चूँकि दुआएँ हमेशा के लिए होती हैं, ये इस ज़िंदगी में मेरे काम आएंगी और मेरी अगली ज़िंदगी में भी, यानी आखिरत के बाद भी मेरे काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तंज़ ना करें, तबसरे ना करें, मदद कर सकते हैं तो करें, वरना कम अज़ कम दुआ करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सतघरा कभी दरिया रावी के किनारे हुआ करता था, लेकिन अब तो दरिया रावी इससे बहुत दूर जा चुका। ये पंजाब के ज़िला ओकाड़ा के कदीम देहात में से एक है। सतघरा नाम की ज़बानी रवायात मुख्तलिफ हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि सतघरा का मतलब सात और घरा का मतलब घर या ख़ानदान है। और ये वो 7 ख़ानदान हैं जो अजीम बलोच लीडर मीर चाकर आज़म रिंद के साथ इस इलाके में आए थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस इलाके की 7 बार तामीर नौ की गई, इसीलिए इसका नाम सतघरा रखा गया। कुछ मौरख़ीन ने बयान किया है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के कुछ ज़ख्मी सिपाही जिनका ताल्लुक़ मक़दूनिया के कदीम कस्बे सटीजीरा से था, वहाँ मुकीम थे और उन्होंने इस कदीम कस्बे का नाम सटीजीरा रखा, जिसे अब सतघरा कहा जाता है। मीर चाकर खान रिंद जब सतघरा में आबाद हुए तो इलाके की हिफाजत के लिए यहाँ एक किला तामीर किया गया और 15 मुरबा किलोमीटर रकबे पर किलाबंदी की गई। इस मकसद के लिए मुरबा शक्ल में 25 फुट बुलंद
और 400 फुट लंबी और 400 फुट चौड़ी मजबूत दीवारें बनाई गई। ये दीवारें पक्की हुई सुर्ख ईंटों से बनाई गई थी, जो उस वक्त का मुकामी तामीरी मवाद था। दरहकीकत ये किला कम और आबादी की हिफाजत के लिए तामीर करदा फसील ज़्यादा मालूम होती है। किले से दुश्मन पर नज़र रखने के लिए 500 मुरब्बा फुट के 5 बुर्ज भी तामीर किए गए, जहाँ से दूर तक इलाके पर नज़र रखी जाती थी। इनमें से 3 बुर्ज किलाबंद दीवार की मशरक़ी जानिब और 2 दीवार की मगरबी जानिब हैं। उस ज़माने में यहाँ मवासलात का एक वसी निज़ाम मौजूद था। किले में तामीर करदा बुर्ज पर मामूर कोई पहरेदार किसी भी खतरे की सूरत में अगर एक बुर्ज पर आग जलाता तो दूसरे बुर्ज से ये आग नजर आती थी और यूं खतरे की खबर पूरे इलाके में फैल जाती थी। सदगरा किला मुगल तर्ज तामीर की कदीम और खूबसूरत तरीन मिसालों में से एक है। यहाँ मुगल, सिख और बरतानवी दौर हुकूमत की बहुत सी तारीखी मकानात मौजूद हैं। गालिब इम्कान यही है कि ये शहनशाह अकबर या फिर रंजीत सिंह के दौर में तामीर किए गए थे। मेरे साथ मौजूद है सैयद आमिर हसन अख्तर गिलानी। चाकर आज़म के रोज़े के बिल्कुल बाहर दरगाह है, उसके सजादा नशीन भी हैं और इस दरबार की तारीख़ के हवाले से भी जानते हैं। शाह जी, ज़रा मुझे बताइए कि चाकर आज़म का मकबरा कैसे दरियाफ्त हुआ, कैसे पता चला कि ये बलोच सरदार का मकबरा है? देखो जी, पहले तो जब 30 साल तवील जंग हुई इनके कबाइल में, जी जी, ये दिल बर्दाश्त होकर इसने सिब्बी को खैरबाद किया है। सही। और आके मुल्तान फतह किया है। सही। मुल्तान अपने बेटे मीर शेख को गवर्नर बनाया है। और उच्च शरीफ सैयद अब्दुल कादर सानी, जो हज़रत मोहम्मद गौस बाला पीर मीर सरकार के दादा हजूर हैं, उनका ये मुरीद है। हुमायूं भी उनका ही मुरीद था। सही। वो भी बैठा होता, दादा हजूर ने ड्यूटी लाई कि आप जाओ और हुमायूं को साथ करो, मेरा पोता आपके साथ जाएगा बाला पीर, और हुमायूं को बादशाह बनाओ, शेर शाह सूरी से तख्त छीनो। तो वो मुकाम ये बता दिया गया पहले ही। दादा हजूर ने कहा एक जगह आएगी जहाँ आपको मक्खन, मक्की, लस्सी, साग, शहद 5 चीज़ों के साथ खाना आएगा, वो जगह ही आपका मुकाम होगा। उस वक्त मुल्तान के बाद सदगरा आता था, सदगरे के बाद लाहौर। रास्ते में किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था। सदगरा असल वो है जो सड़क के दूसरी साइड पे टीले नज़र आ रहे हैं। आप भी पूरा शहर गर्क हुआ, पूरे शहर के आसार, पूरे शहर के बाजार, अभी भी सोना और चांदी और पुराने सिक्के अभी भी मिलते हैं जब बारिश आए उधर से आज भी। जो उस वक्त ऐसा तजारती मरकज़ था ये सदगरा, जो चीज़ दिल्ली से नहीं मिलती थी वो यहाँ से मिलती थी। यहाँ से वो शेर शाह सूरी रोड, जिसे कखों वाली सड़क बोला जाता है, वो भी इधर से गुजरा, उस वक्त का मोटर वे। अच्छा। जब वो सदगरा गर्क हुआ, जो हमने अपने बुजुर्गों से रवायतें सुनी हैं, उसके बाद फिर आबाद हुआ, फिर गर्क हुआ, फिर आबाद हुआ, फिर छठी दफ़ा महाराजा रंजीत सिंह के भतीजे ने इस सदगरे पे हमला किया है। अच्छा। इस सदगरे की ईंट से ईंट बचा दी। ईंट से ईंट बचा के जो चाकर खां का मकबरा था, जब हुमायूं बादशाह बनाना तो हुमायूं ने बादशाह बनते ही ये ऑर्डर जारी किया कि चाकर खां का मकबरा और बाला पीर सरकार का मकबरा इनकी ज़िंदगी में ही तामीर कर दिया जाए। ये कब्रिस्तान था उस वक्त, वो शहर था। इधर ये मकबरा तामीर हो गया और बाला पीर सरकार का भी मकबरा तामीर होना था, तो चाकर हुमायूं फौत हो गया। फिर सरकार का बाद में अकबर बादशाह ने बनवाया। तो फिर ये जब सिखों ने हमला किया ना, जो खन्ना फैमिली है ना इंडिया की, वो सारा इधर है सदगरा, इधर से गया राजेश खन्ना लोग, उनके अभी घर सारे इधर खड़े हुए अंदर। उन्होंने सिखों ने हमला करके इस बुरुज के सारे महराब बंद कर दिए जी। ऐसे 5 बुरुज और तमीर करके किला बंद शहर आबाद करके खन्ना फैमिली, सिख, किराड़, हिंदू, ये सारे अंदर आबाद हो गए। और वो हलाल खाते थे। एक दफ़ा उन्होंने झटका किया, मेरे दादाजी सैयद वाजिद अली शाह गिलानी, दरबार बाला पीर सरकार उनकी मज़ार है, उन्हें किले के दोनों गेटों पे गायें ज़िबा करके टंगवा दी। सारे लाले शाम को इधर डेरे आगे करने जी, आगे से हम हलाल खाएंगे, हराम नहीं खाएंगे। इसलिए वो माइग्रेशन करके पार्टीशन के वक्त उधर चले गए। फिर उधर से जो हिंदू, सिख, मुसलमान जो महाजर हो गया है, फिर हमारे बुजुर्गों ने उन्हें अंदर जगह दी कि ये आपका घर है, ये 5 बर्तन है, ये 5 बिस्तर हैं। ये गुमनाम था। फिर 1982-83 में फारूक लुगारी के चचा थे अताउल्लाह लुगारी, उनके पास को बुक थी पुरानी। फिर वो इधर आए हमारे पास, उन्होंने इधर कैंपिंग की, वो 3 माह इधर रहे हमारे पास। उन्हें 3 माह में यहाँ सारी खुदाई कराई। जब पहले अंदर ना मकबरे के सारी मिट्टी डली हुई थी, कब्रों का कोई नामो निशान नहीं था। अंदर कुम्हार जो इधर के रहने वाले वो खोते बांधते थे। ये इस चीज़ के हम खुद गवाह हैं, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ ये। तो फिर जब उन्होंने ये दरियाफ्त किया, दरियाफ्त करने के बाद उन्होंने कहा कि ये चाकर खां की मज़ार इधर है, और उन्होंने महकमा आसार कदीमा के
हैंड ओवर कर दिया। फिर काफ़ी अरसा, कम अज़ कम 30-40 साल महकमा आसार कदीमा के हैंड ओवर रहा है, यूं का तू ही। फिर जब बिल्कुल ही जब ये ख़त्म होने लगा तो फिर उस्मान बुज़दार साहब, उनके वालिद इधर आए। हमने उनको बताया कि यार हमें ये चीज़ें यहाँ रिक्वायर हैं। वो इधर गए, हमने एक पर्ची बना के दी जो उनकी पॉकेट में थी, वो फौत हो गए जाते इधर से। फिर बुज़दार को वो पर्ची मिली, उस पर्ची के जो जो काम लिखे हुए थे ये सारे फिर बुज़दार ने अपने बाप की वसीयत पे यहाँ कराए। ये है सारी हिस्ट्री। शाह जी बहुत शुक्रिया जी, आपका। बिस्मिल्लाह, आपने ऐसी बिस्मिल्लाह। तारीख मुझे बताई है जो शायद बहुत सारे लोगों जी, को जी, पता ही जी, नहीं होगा। ये उस किले की दीवार है जिस किले के साथ मीर शाकिर खान का मकबरा बना हुआ है। लेकिन ये किला मीर शाकिर खान की वजह से नहीं बना था, बल्कि ये शहर ही दीवारों के अंदर था। अभी इसके पुराने दरवाजे हैं, मैं एक दरवाजे की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। सैयद आमिर हसन अख्तर गिलानी मेरे साथ है। उनकी मेहरबानी कि वो मेरे साथ आए और मुझे वो दिखाने के लिए ले जा रहे हैं दरवाज़ा। अभी एक दरवाज़ा तो ये है। हाँ जी, बस एक इसके ऑपोजिट वो उधर। अच्छा, ये दोनों दरवाजे बंद कर दिए जाए, ना को आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है। अच्छा ये वो दरवाजा, इसका तो पट भी मेरा हाले पुराना ही है शायद। हाँ जी, हाँ जी, ये पुराने दरवाजे हैं। पुराना दरवाज़ा। अच्छा, ये राजेश खन्ना लोगों का घर है। मैं दिखाता हूँ। ये 3-4 चबारे ये सारे उनके हैं पहले वाले। दुआ कर केबल की तार ही लप जावे यार, तार ही नप ये जी दरवाजा पुराना सड़क ना थले नप देती है। इसका पट अभी हाँ, मौजूद इत्या है, बरसाती पुरानी लकड़ी का बना हुआ। और ये जो है वो आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, बहुत मजबूत दरवाज़ा है। मेरा ख्याल है कि शायद कोई एक आध बंदा इसे हिला भी नहीं सकता। हाँ जी, बहुत से भारी खुलता है, दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है, खुलता है। अच्छा, शाह जी मेरे साथ साथ हैं और शाह जी ने ये देखें, ये दरवाज़ा इसका जबरदस्त। अच्छा शाह जी, वो खन्ना फैमिली। हाँ जी, ये 4 चबारे हैं जी, जिनका अच्छा। बुजुर्ग था ना, इनका बड़ा, उनका नाम था मोल राज। अच्छा मोल राज खन्ना, जो जैलदार था उस वक्त का अपने, सही। ये उसका घर है। अच्छा, ये 4 चबारे वो खन्ना फैमिली के, वो आते हैं इधर। राजेश खन्ना इसी राजेश खन्ना फैमिली का। हाँ जी, राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना इसी इसी फैमिली से, इसी फैमिली से था। हाँ जी। शाह जी ने मुझे बताया जी कि राजेश खन्ना जो जिसे कहा जाता है कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार आप कह सकते हैं, ये उनका घर है। ये उनका घर था, आबाई घर। अब तो खैर खत्म हो गया, अब तो शाह जी कोई नहीं रहता। नहीं, आप नहीं, आप हैं। अच्छा। आप जो इधर के लोग हैं वही हैं, जिनको जिन्हें मिला ये। जिन्हें ये अलॉट allot हुआ। अच्छा, ये जो घर हैं ये भी उसी ये भी फैमिली के- उनके 2 चबारे हैं। एक ये है, ये तो ऊपर है। अच्छा। ये नीचे तो उन्होंने नया बना लिया, ऊपर वाला ठीक। खड़ा है अभी। ठीक ठीक। ये देखो। ये राजेश खन्ना। हाँ जी, ये खन्ना फैमिली देखो, खन्ना। पैरेट बने हुए हैं। हाँ, वो देखो। ये दूर तक चले गए हैं जी घर, मतलब खासी लंबाई में, चौड़ाई में है। ये पूरी, कुछ हाँ। गिर कर गए हुए हैं। हाँ जी। ये ये इधर देखिए, हाँ, उस ये साइड। इधर से भी इसका नज़ारा होता है। इधर से ये इधर से अच्छा क्रो भी बड़ा बने घर- हुए हैं। बड़ा घर है। और ये वही पुरानी ईंट, जो वजीरी ईंट कह लें, मुगलाई ईंट कह लें, लाहौरी ईंट कह लें, ये उसी के बने हुए घर हैं। ये अंदरून किला फिर रहे हैं हम। ये आप कह सकते हैं कि अंदरून किला। इसका एक दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया और दूसरा वो सामने है, वहाँ तक भी मैं आपको ले चलता हूँ। ये उसका अगलौता बाजार हुआ करता था हाँ जी। सदघरा का। इन्हीं दोनों दरवाज़ों के दरमियान सारा कुछ आबाद था। बाजार अब भी है, रौनक भी है और ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें आपको मिल भी जाती हैं। इसके नीचे सोलिंग हुई हुई है, जो एक खासा हुआ करता था पुराने ज़माने का। पक्की सड़क नहीं बनी हुई, लेकिन बहरहाल यहाँ से कदामत झलकती है। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ दूसरे दरवाजे पे। रास्ते में कुछ और भी पुराने घर मुझे नज़र आए हैं। ये उल्टे हाथ पे एक घर है, ये भी छोटी ईंट का बना हुआ, पुराने दरवाजे लगे हुए, बंद पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं। यानी अब इनमें रहता कोई नहीं। जो जाने वाले लोग थे वो चले गए। नए लोगों को अब जाहिर सी बात है नई इमारतों में दिलचस्पी है, नई तामीरात। एक और सामने घर आ रहा है जी, नहीं सदघरा चलें बर्बाद हुआ कई बार, लेकिन जब आबाद हुआ तो भी कदीम अभी मंदिर खड़े हुए हैं जिनका शनानगार, चितागार, वो हर चीज़ खड़ी हुई है। अच्छा, अभी वैसे ही, हाँ जी, सेम सही। यानी वो हिंदुओं की निशानियाँ भी खड़ी हैं, खड़ी हैं। बाकी है। बाकी ये एक तंग सी गली है जी, ये भी मैं अपने नाज़रीन को दिखा दूं। और ये उसका दूसरा दरवाज़ा आ गया। हाँ, ये एक और इमारत आ गई जी। हर जगह जो है वो पुरानी इमारतें नज़र आ रही हैं। और ये उसका दूसरा दरवाज़ा आ गया और इसके पट भी सलामत है। वाह, ये देखकर खुशी हुई कि पुरानी चीज़ों की हिफाजत की हुई है सदघरा वालों ने। ये वो चीज़ है जो कम कम नज़र आती है। ये दीवार, इधर भी बुलंदो बाला चौबारे, बेशक
अब गैस के मीटर लगे हुए हैं, यानी नई ज़िंदगी ने आ गई है, बल्कि ज़िंदगी ने नई करवट ली है। लेकिन ये सदघरा में सादात ही नजर आ रहे हैं मुझे। ये अमर शाह का भाई है। अच्छा, अभी मेरी मुलाकात हुई सैयद आमिर शाह गिलानी से, ये उनके भाई हैं सैयद काशिफ इकबाल गिलानी। और ये जी बुलंद बाला दीवार और सामने बुर्ज नज़र आ रहा है वो। तो ये है जी चाकर खान का किला, या चाकर खान के मकबरे के साथ जो किला मौजूद था। हम मज़ीद खोजने के लिए चल रहे हैं। एक तंग सी गली आ गई है, उल्टे हाथ को भी एक दीवार आपको दिखाई दे रही होगी। ये भी छोटी ईंट की बनी हुई दीवार है, ऊपर से घर एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे छती हुई गलियां नहीं होती थी, ये भी एक गली। और उसी तरह की आपको जो है वो पुरानी दीवारें दिखाई दे रही हैं। शाहजी मुझे कहीं ले जा रहे हैं मंदिर एक दिखाने के लिए, ये उसका बैरूनी हिस्सा। ये फिर हम आगे गली में चल दिए, ये पुराने ज़माने की चीज़ें दिखाई दे रही होंगी आपको, खिड़कियाँ, ये छोटी ईंट की बिल्डिंग सामने। और ये एक तख्ती लगी हुई है जिस पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो आपस में इस तरह मदगम हो गया हुआ है कि पढ़ा नहीं जा सकता। ताला भी मुझे लगता है कि कोई पुराना ही लगा हुआ है। और अब तो लगाने वाले अल्लाह जाने कहाँ चले गए। ये देखें जी, ओहो ज़बरदस्त, ये पुराने दौर का एक नक्शा बना हुआ है, मूर्ति आप कह सकते हैं इसे। और इसकी चौखट देखें, वाह क्या शानदार डिज़ाइन बना हुआ है इस पर जी, मज़ा आ गया देखकर। ये सारे का सारा पुराना सदघरा, ये छोटी ईंट की दीवार हमारे साथ साथ चल रही है। और ये देखें, ये जनाब ये एक और घर। और फिर ये हम जो है वो अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये असल में मंदिर था। और ये सामने आपको एक बुर्ज भी दिखाई दे रहा होगा, आधा अधूरा बुर्ज। हम चल रहे हैं अंदर भी चलते हैं। ये सामने देखें दीवार किस बुरी तरह मुतासिर हुई है, लेकिन अब हमें इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं रही। अब हमने अपने नए घर बना लिए हैं। ये एक घर के अंदर मुझे ले आए हैं शाह जी, पर्दा कराया है पहले उन्होंने। ये सामने भी टूटी हुई दीवार दिखाई दे रही है। और ये उस बुर्ज का अंदरूनी हिस्सा जो बाहर से टूटा हुआ नज़र आ रहा था। अंदर भी जगह जगह से ईंटें निकली हुई हैं, गिरने वाली हैं ईंटें, लेकिन बहरहाल पुरानी निशानियां हैं। और इन्हें देखकर उदास भी होती है दिल को, और तकलीफ़ भी होती है। ये देखें अंदर से जगह जगह ईंटें उखड़ी हुई हैं। यकीनन बहुत बुलंदो वाला बुर्ज होगा, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं रह गया। आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी कुछ और निशानियाँ बाकी हैं, क्योंकि शाहजी थके नहीं हैं मुझे दिखाते हुए। तो ये फिर उसी दीवार के साथ साथ ये खोला तो आप समझते हैं, वो जो खंडर बन जाते हैं उसको पंजाबी ज़बान में खोला बोला जाता है। फिर सदघरा की गलियाँ शुरू हो गई। ये वही सामने पुराना खोला आ गया जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये ऊपर एक नया नंबर भी लिखा हुआ है। और फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया पैदल सदघरा की गलियों में। और ये हम एक और गली में मुड़े हैं। यहाँ भी पुरानी जो है वो तामीरात नज़र आ रही हैं। तामीरात तो क्या है, खाली दीवारें रह गई हैं। छोटी ईंट मेरे साथ साथ चल रही है और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि मैं भी कोई 200-300-400 साल पहले के इलाके में जा रहा हूँ। गलियाँ छोटी छोटी तंग गलियाँ, एक दूसरे से मिली हुई गलियाँ। और ये हम एक और खंडर में दाखिल हुए हैं। ये देखें, ये डिज़ाइन बने हुए हैं। एक और घर में घुस गए हैं हम। सो ये जनाब शाह जी मुझे दिखा रहे हैं, पुराने ज़माने का बना हुआ घर है। ये मंदिर था बुनियादी तौर पर। और ये इस मंदिर का निचला हिस्सा छोटी ईंट का बना हुआ, यकीनी तौर पर नक्शो निगार भी होंगे। ये दरवाजे पर सामने एक महराब सी बनी हुई है। ये पक्की ईंट तो नहीं है। हम छत पर जा रहे हैं ताकि आपको जो है वो इसका शिकारा मेरा ख्याल है कि यहाँ से दिखाई देता है। अब सिर्फ देखने की चीज़ें रह गई हैं, वो भी आधी अधूरी। ये सामने जी इसका शिकारा। जब कभी होगा ये मंदिर सलामत तो यकीनी तौर पर ये शिकारा बुलंद होगा, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं रह गया। ये सारे ईंटों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ये सामने भी घर का सेन जो है वो मुझे पुराना ही नज़र आ रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं रह गया। अब जो है वो सिर्फ देखने दिखाने की चीज़ें हैं, जो पुरानी यादगारें हैं सिर्फ वही बाकी हैं। चलें जी वापस चलते हैं, फिर से सीढ़ियाँ उतरनी है। अब देखते हैं कि शाह जी मज़ीद किस जगह मुझे लेके चल रहे हैं,
लेकिन बहरहाल सैयद आमिर हसन गिलानी, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सदघरा की वो चीज़ें दिखाई जो शायद मैं ना देख पाता, या मैं मीर चाकर आज़म के मज़ार से ही होकर वापस चला जाता। सदघरा सिर्फ मीर चाकर खान रिंद की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी इमारतों और इन खंडरात की वजह से भी मशहूर है, जो अब कुछ गिर गई हैं और कुछ गिरने वाली हैं। तो बहरहाल वक्त का धारा नहीं रुकता, चीज़ें बनती हैं, हर चीज़ की एक उम्र होती है। जैसे इंसान की अपनी एक उम्र है, इसी तरह जो चीज़ें बनती हैं उनकी भी एक तबई उम्र होती है। वो उम्र गुजारते हैं और उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक तंग सी गली में से गुज़र रहे हैं हम, और ये भी पुरानी दौर की तामीरात है। ये पुरानी ईंटें शाह जी साथ साथ मुझे कुछ ब्रीफ भी कर रहे हैं, शायद आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे ना दे। ये पुराना ज़माना, पुराना एक दरवाज़ा नज़र आ गया है मुझे। ये देख लें कि लकड़ी कितनी पायदार है कि अब तक इसे दीमक नहीं लगी, ना बारिश ने ख़राब किया इसे और ना हालात इसका कुछ बिगाड़ सके। तो ये पुरानी तामीरात का खासा था। फिर छोटी ईंट आ गई, इस पर मेरा ख्याल सेम और थूर की वजह से वो निकल आया, नमक निकल आया, और ये ऊपर शानदार चुबारा, ऊपर का प्लस्तर जो है वो सियाह पड़ गया है। ज़ाहिर है वक्त अपने निशानियाँ बहरहाल छोड़ता है, ऐसा नहीं है कि वक्त कुछ बताए बगैर या कुछ कहे बगैर गुजर जाता है, ऐसा मामला नहीं है। ये उसी छती हुई गली में आ गए हम, जो हमने पहले दूसरी तरफ से देखी थी, दूसरी सम से देखी थी, और अब जो है वो इस सम से हम जा रहे हैं। ये देखें जी, ऊपर कितनी शानदार बालकनी बनी हुई है। यकीनी तौर पर जब यहाँ लोग रहते होंगे तो इनका मंजर ही कुछ और होता होगा, लेकिन अब जो है वो हम अंधेरी नीम तारीख गलियों में से गुजर रहे हैं। ये ऊपर छता हुआ हिस्सा, उस ज़माने में ये रिवाज होता था कि आमने सामने जो घर बनते थे उन्हें ऊपर किसी बालकनी से या किसी प्लेटफॉर्म से आपस में मिला दिया जाता था। ये भी उसी की निशानी है। ये देखिए मेहराब एक बनी हुई है, ताक बने हुए हैं दीवारों में, ये पुराने ज़माने की खिड़की है। ये भी जो है वो एक घर है। ये उसी राजेश खन्ना फैमिली के घरों की तरफ हम निकल आए, यानी राजेश खन्ना के जो आबाई घर हैं। ये देखें कि ईंटों की मदद से उन्होंने किस तरह के डिज़ाइन बनाए हुए हैं। अब तो ये चीज़ें नापैद हैं, अब ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ये चाकर आज़म का मकबरा है। थे तो वो सरदार एक कबीले के, यानी रिंद बलोच कबीले के अजीम सरदार थे। ये बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इस मकबरे की और इस चार दीवारी की मुरम्मत की है। ये चाकर आज़म रिंद का मकबरा है। ये भी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, कब्र भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो 4-5 सतरें लिखी हुई हैं इस बोर्ड पर कि मीर चाकर आज़म रिंद बलोच कबीले के अजीम सरदार थे। 1468 में पैदा हुए थे। वो अपने वालिद सरदार शहाक रिंद की वफ़ात के बाद 18 साल की उम्र में अपने कबीले के सरदार मुंतखब हुए। मीर चाकर आज़म रिंद एक बहादुर जंगजू थे और उन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूं को शेर शाह सूरी को शिकस्त देने में मदद की, जिसके बदले हुमायूं ने मीर चाकर आज़म रिंद को सदघरा और इर्द गिर्द का इलाका और इस इलाके की सरदारी तोहफे में दी, जहाँ मीर चाकर आज़म रिंद ने एक किला नुमा शहर की बुनियाद रखी जो कि अंदरून शहर सदघरा के नाम से जाना जाता है। मीर चाकर आज़म रिंद 97 साल की उम्र में 1565 में इस दुनिया से कूच कर गए और अंदरून शहर सदघरा में सपुर्द खाक है। ये मकबरा पहले इसकी हालत बड़ी दिगरगू हुआ करती थी। इसकी छोटी ईंट से इसकी तामीर की हुई है। वो ईंटें इसकी चढ़ गई हुई थी। जो प्लस्तर किया हुआ है पुराने ज़माने का वो ख़त्म हो गया हुआ था, लेकिन बाद में वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने पूरी दिलचस्पी लेकर इसे नए सिरे से बहाल किया है। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। देखने से ताल्लुक़ रखता है, वैसे जाहिर सी बात है तो ये खाक मकबरे हैं, इसमें कब्रों के सिवा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसका अंदाज़े तामीर बहुत अनोखा है, बहुत प्यारा अंदाज़े तामीर है। वही छोटी ईंट जो पुराने दौर का खासा थी, बनी समरी छोटी ईंट आप कह सकते हैं, तराशी हुई छोटी ईंट। ऐसा नहीं है कि ये कोई जिसके कोने चोने निकले हो, वैसी ईंट नहीं है। ये एक बाद में बनाया गया है नीचे जाने के लिए। मेरा ख्याल है कि शायद पहले सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन उसके बाद ये रैंप बना दिया गया है ताकि आदमी आराम से नीचे उतरे। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आपने जूते ऐसे पहने हो जिनके तलवे ज़्यादा मजबूत ना हो तो आप फिसल भी सकते हैं। ये आगे एक छोटा सा सहन है, ये सहन है और सामने चाकर आज़म का एक मुजस्समा बनाकर लगाया गया है। मैं आपको सारा कुछ ही दिखाता हूँ। ये पुरानी ईंट की दीवारें बनी हुई हैं। ये सिर्फ मकबरे की चार दीवारी है
और ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये वो फसील है जो इस शहर के गिर्द बनाई गई थी। मकबरे को बाद में फिर अलग कर दिया गया ताकि लोग इस जगह पर कब्जा ना कर लें या इस जगह को ख़राब ना करें। पहले मैं आपको बाहर की चारदीवारी दिखाता हूँ। ये कुछ नौजवान आए हुए हैं, स्कूलों के बच्चे हैं। ये मेरा या तो भाग कर आए हैं स्कूल से छुट्टी के टाइम या इनकी छुट्टी हो गई है। अब बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ते हैं। जी मैं समझा कि शायद ये स्कूल के बच्चे हैं। कॉलेज के बच्चे तो वैसे ही माशाल्लाह कॉलेज कम जाते हैं और दाएं में ज़्यादा घूमते हैं। आप ये मकबरा देखने आए हैं या वैसे मकबरा देखने आए? मकबरा देखने आए हैं? तो ये तो आपका कॉलेज टाइम नहीं है? नहीं अभी टेस्ट हो गया और फारग हो गया था। अच्छा, टेस्ट हो गया, फारिग हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? हाँ जी फर्स्ट ईयर। अच्छा, कॉलेज सदघर में ही है? नहीं उकाड़े में। उकाड़े? अच्छा, उकाड़े से है, माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, ओके, फिर तो आपका हक बनता है जी आप घूमें फिरें। तो ये जनाब दीवारें हैं इसकी अपना मकबरे की, और दूसरी तरफ जो शहर आबाद है वो भी फसील के अंदर आबाद है। मैं पहले आपको लाया हूँ मुजस्समा दिखाने के लिए। कहते हैं जी कि मुजस्समे के पास ऊपर जाना मना है। इधर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मैं उन सीढ़ियों पर जाकर आपको मुजस्समा करीब से दिखाता हूँ। सरदार चाकर आज़म को घोड़े पर सवार दिखाया गया है। एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में ढाल है, चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे के ऊपर मैं आया हूँ और इससे भी ऊंची जगह पर नस्ब किया गया है मुजस्समा। ये चाकर आज़म का मुजस्समा है। नीचे लिखा हुआ जी खिलाफ वर्जी करने वाले को हवाला पुलिस किया जाएगा बहुकुम क्यूरेटर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी पंजाब लाहौर। बहरहाल हम कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, ना हमारा कोई प्रोग्राम है, हमें सिर्फ ये दिखाना है चाकर आज़म का मुजस्समा। ये उस किले की चारदीवारी भी है और इस मकबरे की चारदीवारी भी है जहाँ ये सारा कुछ बना हुआ है। ये यहाँ से वहाँ तक और फिर से इसके आखिर पर फिर ये गुंबद नुमा इमारत है जिसके अंदर चलते हैं और आपको मीर चाकर आज़म रिंद की कब्र दिखाते हैं और वो कहानी सुनाते हैं जिसकी वजह से मीर चाकर खान रिंद अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर हुए, यहाँ आए पंजाब में, और उसके बाद फिर वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं के हो गए। मीर चाकर रिंद या चाकर आज़म सिर्फ एक नाम या शख्सियत नहीं बल्कि बल्लोचों की तहजीब व सकाफ़त, तारीख़ व तमद्दुन, मईशत व मुआशरत और इफ़ाए अहद और इंतकाम का नाम है। मीर चाकर खान मकरान के क़याम के दौरान अपनी उभरती जवानी में ही अपनी कौम में मकबूल हो गए थे। एक रवायत के मुताबिक मीर चाकर और मीर कोहराम लाशारी ने 1486 में मुश्तरका तौर पर कल्लात फतह किया, लेकिन बाज़ तारीखी दस्तावेज़ात में ये सन 1530 बताया गया है। इसी तरह मीर चाकर ने 1488 में सिबी पर कब्जा किया। इसी साल उनके वालिद मीर शाहक वफात पा गए और वो अपने कबीले के सरदार बने। मीर चाकर खान की ज़िंदगी का अहम तरीन वाक़या रिंद और लाशारी कबीलों के दरमियान तवील जंग है जो 1588 या 1489 में शुरू हुई। जंग का आगाज़ एक ज़ाती झगड़े से हुआ, लेकिन बाद में ये दो बड़े बलोच कबीलों के दरमियान ताकत और इक़्तिदार की लड़ाई बन गई। मीर चाकर खान ने अपने कबीले रिंद की क़यादत की जबकि लाशारी कबीले की क़यादत मीर कोहराम ने की। जंग के असबाब की दो रवायात बयान की जाती हैं। पहली पर तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन दूसरी के बारे में बात करते हुए लोग आम तौर पर झिझकते और कतराते हैं। एक रिवायत तो यह है कि रिंदों और लाशारियों के दरमियान एक घुड़दौड़ के दौरान झगड़ा हुआ जो बाद में जंग की सूरत इख्तियार कर गया। दूसरी रिवायत में एक खूबसूरत और मालदार खातून गोहर का तस्करा किया जाता है जो एक जाड़ दोशीज़ा या बेवा औरत थी। गोहर बहुत से मवेशियों की मालकन भी थी जिनमें बकरियां, ऊँट, गाय, बछड़े और भैंसें शामिल थी। गोहर को बलोच क्लासिक में अक्सर माहिरी या देरीन जैसे नामों से भी याद किया जाता है और उसकी कद्र और ख़ूबसूरती को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। कहते हैं कि लाशारी कबीले के सरबरा मीर कोहराम लाशारी के बेटे रामीन लाशारी ने किसी इख्तलाफ की बिना पर सिब्बी से वापस आते हुए गोहर जाटनी की कई गायें और बछड़े मार डाले। गोहर के चरवाहे ने एहतजाज किया तो उस रामीन ने उसका एक हाथ भी काट दिया। गोहर ने इंसाफ और पनाह के लिए मीर चाकर खान रिंद से रब्ता किया। कमज़ोरों को पनाह देने के बलोच ज़ाब्ते इख्लाक को बरकरार रखते हुए मीर चाकर खान रिंद ने लाशारियों के खिलाफ उसकी हिमायत की। उसका इल्म जब कोहराम लाशारी को हुआ तो उसकी अना को ठेस पहुंची और फिर यही अना जंग में तब्दील हो गई। मीर चाकर खान रिंद ने एक औरत को पनाह देने की खातिर अपने ही भाइयों यानी लाशारियों से जंग की जो 30 साल जारी रही। इस तवील जंग में मारे जाने वाले हज़ारों बल्लोचों में मीर चाकर खान के दो नौजवान भाइयों के अलावा मीर
हमल, जाड़ू, चनावर, मलेर, छतर, जनेद, बेबगर और पीरू शाह शामिल थे। मीर चाकर खान रिंद ने 1518 में इस जंग के खात्मे और बलूचिस्तान छोड़ने का ऐलान किया। बाज़ दस्तावेज़ात में जंग का दौरानिया 1582 से 1612 लिखा हुआ है, लेकिन ये इसलिए भी दुरुस्त नहीं क्योंकि मीर चाकर खान मुगल बादशाहों, हुमायूं और अकबर के हम असर थे। कहा जाता है कि मीर चाकर खान के साथ सिब्बी से सिंध और पंजाब के दूसरे इलाकों को जाने वाले रिंद कबायलियों की तादाद 40,000 के लगभग थी, जिनमें उनके बेटे शाहदाद खान रिंद और बहन बातेरी के अलावा उनके दीगर अहले खाना भी शामिल थे। मीर चाकर खान पहले मुल्तान गए और मुल्तान को फतह किया, काफ़ी अर्सा वहाँ मुकीम रहे। तवारीख के मुताबिक मीर चाकर रिंद ने हिंदुस्तान फतह करने में मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का साथ दिया। शेर शाह सूरी ने दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त देने के बाद मीर चाकर रिंद को मदद करने का पैगाम भेजा, लेकिन उन्होंने मुगलों के खिलाफ शेर शाह सूरी की मदद करने से इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब हुमायूं ईरान से तवील जलावतनी के बाद 1555 ईस्वी में वापस आया तो उन्होंने अपने बेटे मीर शाहदाद खान रिंद की ज़ेर क़यादत रिंद बलोचों की एक फ़ौज भेजी, जिसने दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए हुमायूं की मदद की। हुमायूं ने अपनी फतह और तख्त के दोबारा हसूल की खुशी में उन्हें सदघरा समेत एक बड़ी जागीर अता की। कहते हैं इसके साथ कई घोड़े और गुलाम भी दिए गए। 1565 में उनकी वफात के बाद यही उनका मकबरा बनाया गया। 1802 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने नवाब मुजफ्फर खान से जंग के लिए मुल्तान जाते हुए सदघरा में क़याम किया। इस दौरान रंजीत सिंह की फ़ौज ने न सिर्फ मीर चाकर रिंद के मकबरे की छत गिराई बल्कि इसमें बने हुए नक्शो निगार को भी ख़राब कर दिया। फसील छोटी ईंट की बनी हुई है, ये तो वैसे ही छोड़ दिया गया हुआ है, लेकिन इससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर इसकी थोड़ी बहुत मुरम्मत ना की जाती तो ये जैसी ईंटें आपको निकली हुई दिखाई देती हैं, शायद ये सारी की सारी ईंटें ही निकल चुकी होती ये। और इसकी भी कोई हल्की फुल्की सी उन्होंने मुरम्मत की है महकमा वाटरशेड अथॉरिटी ऑफ लाहौर ने। ये तो खैर यहाँ आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकेगा कि पुरानी और नई ईंट का, ये ऊपर जो लगी हुई है ये नई ईंट है और नीचे पुरानी ईंट है। ये सामने प्लास्टर कर दिया गया है। मुमकिन तौर पर इसके नीचे भी वही ईंटें हैं, लेकिन इसे प्लास्टर करके इसका जो चेहरा है वो बेहतर कर दिया गया है। यहाँ से आपको सही अंदाज़ा होगा। ये नीचे जो ईंट लगी हुई है ये पुरानी ईंट है, ये पुरानी ईंट है। इसके ऊपर नई इसकी मरम्मत की गई है। ये मैं इसकी गिर्द घूम रहा हूँ ताकि आपको पहले बाहर इसकी बनावट दिखा दूँ कि इसकी बनावट क्या है। मेरा ख्याल है कि ये हश्त पहलू मकबरा है, जो पुराने दौर की तामीरात का खासा होता था कि हश्त पहलू इमारतें बनाई जाती थी। मैं साथ साथ घूम रहा हूँ और फिर मैं उधर ही पहुँच जाऊँगा, यानी दरवाजे की तरफ। ये अच्छी खासी जगह खाली छोड़ी हुई है इसकी चारदीवारी के साथ। ये ज़मीन से थोड़ा सा नीचे है, जो कुदरती तय है ज़मीन की। ये छोटी छोटी ईंटें आपको नज़र आ रही होंगी। ये अंदाज़े तामीर बहुत खूबसूरत लगता है। अब तो खैर नापैद हो गई हूँ ये ईंटें, क्योंकि जब अंग्रेज़ आया तो उसने बड़ी ईंट मुतारिफ़ कराई और अब तो बड़ी ईंटें भी ख़त्म होने जा रही हैं या हो गई हैं बहुत से इलाकों में। अब हॉलो ब्लॉक इस्तेमाल होता है तामीराती सामान के तौर पर। तो ये अभी तक जो पुरानी इमारतें हैं वहाँ कहीं कहीं ये चीज़ें नज़र आती हैं। जो मरम्मत की जाती है ख़ासतौर पर जो वाटरशेड ऑफ लाहौर अथॉरिटी या इन्हें बहाल किया जाता है तो कोशिश यही की जाती है कि पुरानी ईंट के मुमासिल कोई चीज़ हासिल की जाए और उसी से इसकी तज़ीन व आराइश की जाए। ये दरवाज़ा है, नया लगा है दरवाज़ा। ये अंदर चलते हैं, अंदर अंधेरा है। अवैस मेरे साथ है वाटरशेड ऑफ लाहौर। क्या नाम है बेटा पूरा आपका? अवैस अहमद। अवैस अहमद, ये जिन्हें अवैस, इधर आ जाओ ना, इधर खड़े हो ताकि हमें शक्ल नज़र आए। ये अवैस अहमद है, इस मज़ार पर इनकी ड्यूटी है और मैंने इनसे कहा कि यार अंदर की लाइटें मुझे जला दें ताकि मैं अपने नाजरीन को पूरी चीज़ दिखा सकूँ कि क्या है। आइए अवैस अंदर चलते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि अंदर की लाइट्स नहीं जल सकी क्योंकि वो ख़राब है पिछले 2-3 रोज़ से, और जब ठीक होंगी तो जलेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी रोशनी है कि मैं आपको अंदर का मंजर दिखा सकूं। ये सामने 4 कब्रें हैं। दरमियानी कब्र मीर चाकर खान रिंद की है, लेकिन दाएं बाएं किन की कब्रें हैं ये नहीं पता। पहले मैं आपको इसका जो अंदरूनी हिस्सा है उसके बारे में बता दूं। ये पहले भी कहते हैं कि इस पर नक्शो निगार बने हुए थे और अब चूँकि इसे वाटरशेड ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने रेनोवेट किया है तो नए सिरे से इनमें रंग भरे गए हैं। ये 2 मंजिला मकबरा है
इधर भी नक्शो निगार हैं, फिर ऊपर एक मेहराब बनी हुई है और ये ऊपर गुंबद है, उस गुंबद में भी नक्शो निगार बनाए गए हैं। इस्लाम में चूँकि तस्वीर की इजाज़त नहीं, लिहाजा तस्वीर की तो आप ना तवक्को रखें कि कोई तस्वीर बनी होगी, बल्कि बेल बूटे बने हुए हैं और उन्हीं से इस मकबरे को सजाया हुआ है। अच्छा खासा बुलंद गुंबद है, ये चारों तरफ में जो इसकी महराबें बनी हुई हैं और उनके नक्शो निगार जो बने हुए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हर महराब में एक स्टैंडी रखी हुई है जो नवाल सिटी अथॉरिटी ने रखी है कि मकबरा पहले कैसा था और अब कैसा है। कंजर्वेशन ऑफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मीर चाकर आज़म रिंद टूम, ये पहले उसकी हालत थी जो ख़राब थी, जगह जगह से इसका प्लास्टर उखड़ा हुआ था, ईंटें जो है वो उखड़ गई थी और उसके बाद जब इसको दुरुस्त किया गया तो उसकी ये सूरत हाल बनी, यानी अब जो आपको व्लॉग में नज़र आ रहा है। इसी तरह ये इसका बैरूनी हिस्सा था, ये भी इसी तरह डैमेज हो गया हुआ था, इसकी भी तज़ीन व आराइश की गई। ये बाद में ग्रिल आपको नज़र आ, पहले ग्रिल नहीं थी, ये बाद में ग्रिल वगैरह लगाई गई और रास्ता बनाया गया अंदर आने का। जो दीवार मैंने आपको दिखाई है उसकी हालत पहले ये थी, यानी जगह जगह से उखड़ी हुई थी और अब गिरी कि तब गिरी, लेकिन उसके बाद जब इसे बनाया गया तो उसकी सूरत ये निकली। ये मुजस्समा भी मेरा ख्याल है बाद में लगाया गया है। इसी तरह इधर देखें कि ये जो साइड थी पहले इस तरह की थी और अब मैंने आपको दिखाई है कि अब इस साइड में क्या तब्दीली है। ये 16वीं सदी टूम्ब ऑफ मीर चाकर आज़म रिंद 16वीं सदी में इसे बनाया गया था, इस मकबरे को, क्योंकि 1565 में इंतकाल हुआ था। इसके साथ एक कब्र है लेकिन नहीं पता कि इसमें कौन दफन है, कोई कतबा नहीं लगा हुआ, कोई किसी किस्म की मालूमात नहीं है। ये मीर चाकर आज़म की रिहेबिलिटेशन, जो मकबरे की रिहेबिलिटेशन है, ये उसका तारुफ लिखा हुआ है कि ये कौन थे, मकबरा किसने बनवाया, आर्किटेक्चर इसका कैसा था, ये सारी जो मालूमात हैं वो इस पर दर्ज हैं। ये इसकी जो है वो ईस्ट साइड की थी, यानी मशरक़ी साइड की एलिवेशन थी, ये नॉर्थ की थी, ये साउथ की थी, ये सारा इसमें दिया हुआ है इसकी तफसीलों के साथ। कंजर्वेशन वर्क की तफसील बताई हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे जो इसका मुजस्समा बनाया है चाकर आज़म का, उसके बारे में बताया हुआ है। इस तरह ये एक और स्टैंडी है, ये उसकी फसील की दीवार दिखाई हुई है कि वो कैसी थी पहले और ये बाद में किस तरह की हो गई, ये वो दिखाया गया है। ये बुर्ज है तो ये उसकी तस्वीर है जो पहले इसकी पोजीशन थी और अब जो कंडीशन है उसके बारे में ये बताया गया है। बलोच रवायात के मुताबिक मुख्तलिफ कबाइल के ताल्लुक का जीनियाती गोशवारा, ये जितने हैं सारे के सारे मीर जलाल ख़ान की औलाद हैं। उनके साथ जो है वो रिंद, लाशार, कोराई, ओत्स और ये क्या लिखा हुआ जी, चिश्तू, चिट्टू, पोलू, अली और फिर ये गज़न और उमर, रमज़ान, ये सबके शजरे लिखे हुए हैं कि कौन किसकी औलाद था। और अब आखिर पर आकर ये मज़ारी कबीला कौन है, मसूरी कौन है, कशखोरी कौन है, कसरानी कौन है और सहक कौन है। लगारी बानों की बेवा, शाली और भुज़ार जो कहते हैं बकरियां चराने वाली, ये उनकी औलाद हैं। इमरानी कबीला और उनकी नस्ल है। ये मरी का गज़न कबीला है। ये उनका सारे का सारा जीनियाती ताल्लुक है कि ये औलाद सारे के सारे एक ही हैं। जो मीर चाकर खान ने लड़ाई लड़ी थी वो भी अपने भाइयों के खिलाफ थी, यानी चचाजाद भाइयों लाशारियों के खिलाफ, जो लाशार की औलाद थे। ये एक इलस्ट्रेशन बनाई हुई है मीर चाकर आज़म रिंद और उसके कुछ सिपाहियों की। यहाँ उसका हेड बनाकर लगाया हुआ है कि मीर चाकर आज़म का एक तसव्वुराती खाका बना हुआ है, ये वो लगा हुआ है। ये सीन ऑफ बलोच की ज़ाहिर सी बात है लड़ाका और जंगजू कौम थी, ये उसका एक पेंटिंग बनाई हुई है। ये अंदरूनी हिस्सा, पहले जो है वो मीर चाकर आज़म रिंद के मकबरे का अंदरूनी हिस्सा ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया हुआ है, यानी बहुत बेहतर हो गया हुआ है। ये वो एक और स्टैंडी है, दीवार को दिखाया गया है कि दीवार पहले ये थी और अब इस दीवार का जो, यानी जहाँ से बाहर से मैंने व्लॉग शुरू किया था, ये वो हिस्सा है और ये उसके बाद जो उसकी तज़ीन व आराइश की गई अब ये हिस्सा हो गया है। ये फिर अंदरूनी हिस्सा दिखाया हुआ है और इसके नीचे फिर ये मज़ीद उसकी बेहतरी की शक्ल है। यहाँ भी वही दीवारों की सूरत हाल है वो दिखाई गई है
नीचे जो बेहतरी होने के बाद वो आया, ये उसकी उस दौर की तस्वीर है जब इसकी मरम्मत हो रही थी और मरम्मत होने के बाद इसकी शक्ल ये निकल आई। हाँ, ये एक तायराना जायज़ा है फसील का कि इस तरह की फसील रह गई थी, यानी ख़राब हो गई थी, फिर ये बन गई, मतलब ठीक हो गए। ये एक और बुर्ज है, इस बुर्ज की जो है वो बनाई गई है तस्वीर यहाँ पर पहले की, और अब ये ठीक हो गया, ऐसा हो गया है। फिर ये एक नीचे और है बुर्ज, और फिर नीचे ये और ये फिर मकबरा आ गया। मकबरे की तज़ीन और आय से पहले की सूरत ये थी, और अब ये है। ये सारा कुछ जो है वो लगा हुआ है। और ये मीर चाकर आज़म की कब्र है। इनके एक तरफ दो कब्रें हैं और दरमियान में ख़ुद इनकी कब्र है। फिर एक कब्र ये है और एक कब्र इस जो एक छोटी सी एक चार दीवारी से बनाई हुई है उसके बाहर एक कब्र और है, लेकिन नहीं पता कि ये कब्र किसकी है। ये कतबा लगा हुआ है अज़ीम शान सिपा सालार बलूच सरदार मीर चाकर आज़म रिंद 1468 और 1565। इसमें कोई शक नहीं कि मीर चाकर खान बलोचों का एक अजीम सरदार था। जब तक वो जिंदा रहा उसने बलोचों को मुत्तहिद किए रखा। उसने अपने भाइयों से लड़ाई की असूलों की खातिर, और उसके बाद अपने ही असूलों की खातिर उसने बलूचिस्तान को छोड़ दिया। उसके दौर को आज भी बलूचिस्तान का सुनहरा दौर कहा जाता है। इसके बावजूद कि हर बलोच मीर चाकर खान का नाम आज भी मुकम्मल इज़्ज़त व एहतराम से लेता है, लेकिन ये भी गलत नहीं कि मीर चाकर खान के बाद बलोचों में कभी इत्तेहाद नहीं हो सका, और वो इस कदर मुंतशिर हुए कि आज तक वो मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए हैं और उनकी लड़ाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होती। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।